हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। सेक्शन 138 सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट इस पॉइंट के ऊपर सेक्शन 141 ऑफेंसेस बाय कंपनीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो दिया गया है उसके ऊपर वेरियस जजमेंट है। बट इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल एनालिसिस करते हुए डिफरेंट एंगल से लाइबिलिटी, विकारियस लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर पार्टनर ऑफ फर्म और कंपनी, उसको हेल्प किया है कि कौन से केसेस में कैसे ये प्रूव होगी, कैसे ये देखा जाएगा, क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो बात करते हैं इस जजमेंट के ऊपर। केस का टाइटल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है क्रिमिनल अपील नंबर 1586 ऑफ 2022। SLP क्रिमिनल नंबर है 9811 ऑफ 2021। केस टाइटल है SP मनी मोहन वर्सेस स्नेहलता एल्गोवन। डिवीजन बेंच की जजमेंट है और डेट ऑफ डिसीजन है 16 सितंबर 2022। लेटेस्ट जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की। रेशियो डिसेंडी क्या हेल्ड किया कि चेक बाउंस केस में डायरेक्टर या पार्टनर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग तभी क्वैश की जा सकती है जब एक अनअम्पीचेबल, क्रियल और क्लिस्टर और इनकन्वर्टेबल एविडेंस हो, जिस एविडेंस को कंट्रेरी ना किया जा सके, जिस एविडेंस को तोड़ा ना जा सके, क्लियर कट एविडेंस अगर होगा तभी डायरेक्टर और पार्टनर के खिलाफ, पार्टनर ऑफ फर्म के खिलाफ प्रोसीडिंग है वो क्वैश की जा सकती है। Evidence that they were not concerned with the issuance of check. डायरेक्टर पार्टनर ऑफ द फर्म चेक बाउंस केस में अगर क्लियर, क्रिस्टल और इनकन्वर्टेबल एविडेंस देते हैं तो ही उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग क्वैश की जा सकती है कि वो इश्यूएंस ऑफ चेक में उनका कोई कंसर्न नहीं है। फैक्ट थोड़े देख लेते हैं। कंप्लेंट सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत रिस्पोंडेंट जो कि अक्यूज्ड हैं और इस अपील में रिस्पोंडेंट है, उनके खिलाफ 138 की जो कंप्लेंट थी वो दायर की गई। रिस्पोंडेंट फर्म जो कि अक्यूज्ड फर्म है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट अपीलेंट से, जो कि ओरिजिनल कंप्लेनेंट है, उसे क्रेडिट पे लेती थी। अपीलेंट को उससे 10,71,434 रुपीज उससे रिकवर करना था जो उन्होंने क्रेडिट पे प्रोडक्ट अपीलेंट कंप्लेनेंट से लिए थे। उस डेबिट को डिस्चार्ज करने के लिए फर्म ने ड्यूली साइंड चेक पार्टनर के द्वारा अक्यूज नंबर 2, जो कि इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर है वो अक्यूज नंबर 3 है, अक्यूज नंबर 2 के थ्रू ऑथोराइज सिग्नेटरी के थ्रू एक चेक इशू किया। चेक डिसऑनर हो गया। उसके बाद स्टैट्यूटरी नोटिस, जो 15 दिन का नोटिस पीरियड देने के लिए होता है, वो स्टैट्यूटरी नोटिस है वो इशू किया गया दोनों फर्म को और उसके पार्टनर को, पर कोई रिप्लाई किसने नहीं दिया। जो रिस्पोंडेंट है और अक्यूज नंबर 3 है कंप्लेंट में, उसने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 CRPC में हाई कोर्ट में दायर करी और अपने अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश करने की प्रेयर उसमें की। किस ग्राउंड पे की? जो चेक है जो डिसऑनर हुआ है वो चेक था उस फर्म के डिसॉल्व होने से काफ़ी टाइम पहले इशू किया गया था और फर्म का डिसोल्यूशन के बाद जो था वो अकाउंट भी सेटल हो गया था। तो ये चेक में उसका कोई लेन देन नहीं है। चेक वो फर्म के डिसॉल्व होने से काफ़ी पहले इशू कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन अलाउ कर दी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 3 थी वो क्वैश कर दी। कंप्लेनेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट में ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट ने ये व्यू लिया कि सिर्फ कंप्लेंट में सेक्शन 141 की जो वर्डिंग है उसको रिसाइट करने से, उसको लिखने से विकारियस लाइबिलिटी है वो पार्टनर फर्म की फिक्स नहीं हो जाती। तो इस वजह से हाई कोर्ट ने क्वैश थी, प्रोसीडिंग थी अक्यूज नंबर 3 के खिलाफ, जो कि इस केस में रिस्पोंडेंट है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग थी वो क्वैश कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया सेक्शन 138 को, सेक्शन 141 को। सेक्शन 141 को हम उसकी जो वर्डिंग है उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कहती है कि इफ ए पर्सन कमिट एन ऑफेंस अंडर 138
ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए कंपनी। सेक्शन 138 का ऑफेंस कमिट करने वाली अगर कंपनी है तो एवरी पर्सन हु, ये एवरी पर्सन वर्ड को आप याद रखिए, हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड, was in charge and was responsible to the company for the conduct of the business of a company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। जो भी पर्सन ऑफेंस की कमिटमेंट के टाइम पे रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, वो गिल्टी माना जाएगा। सेक्शन 141 ने क्लियर किया। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन कहती है कि सब सेक्शन 1 सेक्शन 141 में बीइंग ए इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंपनी क्या लिखा गया है, एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड, एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड, तो ये वर्ड दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है फाइंड आउट करना, टाइम, तो ये टाइम वर्ड है, इसको ऑफेंस को टाइम आउट फाइंड करना भी टाइम, इस टाइम वर्ड की इंपॉर्टेंस को फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। When the offense under section 138 can be said to have committed by the company, टाइम वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब भी ऑफेंस होता है, कोई भी ऑफेंस होता है, तो उसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स और ओमिशन which are punishable by law therefore can consist of several parts। हमने क्रिमिनल लॉ का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जब भी एक ऑफेंस कमिट होता है तो उसमें सेवरल सेक्ट पार्ट्स ऑफ एक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो ईच पार्ट बीइंग कमिटेड एट, तो हर एक जो पार्ट है ऑफेंस करने के लिए कमिट किया गया है वो डिफरेंट टाइम पे हो सकता है, डिफरेंट पर्सन को इन्वॉल्व करके डिफरेंट प्लेस पे हो सकता है। एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सेवरल ऑफ एक्ट और मिशन है वो उसमें आते हैं। जो प्रोविजन है सेक्शन 138 की, उसमें भी सीरीज ऑफ एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन होते हैं ऑफेंस करने से पहले, जिसको हम डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं। लाइबिलिटी क्रिएट होती है, लाइबिलिटी के बाद लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए चेक इशू होता है, चेक के बाद उसको अगर डिसऑनर होता है तो उसको नोटिस इशू किया जाता है, कंप्लेंट फाइल होता है। तो नंबर ऑफ, जब भी ऑफेंस कमिट होता है, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट है कमीशन के लिए उसमें आते हैं। जो डिफरेंट पर्सन है वो इंचार्ज हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट पर्सन इंचार्ज होते हैं। व्हेन ईच ऑफ सीरीज एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन एसेंशियल टू कंप्लीट द कमीशन, जब कमीशन ऑफ ऑफेंस कंप्लीट होता है तो उस टाइम पे कंपनी पे डिफरेंट पर्सन है वो इंचार्ज हो सकते हैं। कोर्ट ने इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया है कि एक कंपनी है, उसमें जो ए है वो इंचार्ज हो सकता है एट द टाइम ऑफ ड्राइंग ऑफ चेक, जब चेक ड्रॉ किया गया तब वो इंचार्ज हो सकता है। उसके बाद बी इंचार्ज हो सकता है जब डिसऑनर ऑफ चेक होता है। सी इंचार्ज हो सकता है जब कंपनी ने 15 दिन में रिसिप्ट ऑफ नोटिस, डिमांड नोटिस के 15 दिन के अंदर पैसा नहीं किया तो सी उस टाइम पे इंचार्ज हो सकता है। तो इस सीरीज ऑफ एक्ट में 3 डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइम पे इंचार्ज हो सकते हैं कंपनी के अफेयर में। तो इस तरह के केस में जो परमिसिबिलिटी है प्रोसिक्यूशन की, ए की, बी की और सी की, या किसी भी उसकी, वो बनती है। इफ नन कैन बी प्रोसिक्यूटेड और पनिशड इट वुड बी फ्रस्ट्रेट द पर्पज ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 एज वेल एज सेक्शन 141। अब ए के टाइम पे चेक इशू हुआ, बी के टाइम पे चेक डिसऑनर हुआ, सी के टाइम पे डिमांड नोटिस का पेमेंट नहीं हुआ, तो तीनों की प्रोसिक्यूशन जरूरी है। अगर तीनों की प्रोसिक्यूशन नहीं होगी तो तीनों डिफरेंट बोलेंगे कि मेरे टाइम पे तो मैंने तो चेक इशू नहीं किया, दूसरा बोलेगा मेरे टाइम पे तो डिसऑनर नहीं हुआ, तीसरा बोलेगा मेरे टाइम पे तो डिमांड नोटिस जो था वो नहीं था। तो अगर तीनों को प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाता तो वो जो एक्ट की, सेक्शन की जो पर्पस है वो डिफीट होता है। जो की इंटरप्रिटेशन है फ्रेज में कि एवरी पर्सन shall be deemed to be guilty of offence and shall be liable to be proceeded and punished, it occurs in subsection 1 of section 141। जो वर्ड है every, तो ये कहता है कि plurality of possible responsible, number of responsible person at the same point of time हो सकते हैं जब offence committed हुआ है,
और इसमें ये भी पॉलिसी है कि नंबर ऑफ सीरीज ऑफ पर्सन है वो इंचार्ज हो सकते हैं जब ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट है वो चल रहा था, कम्युलेटिंग ऑफेंस था जो हो रहा था। तो ये नंबर ऑफ सीरीज ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ जो टाइम ऑफ डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। तो इस केस में ये डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है कि नोटिस का रिप्लाई नहीं किया गया रिस्पोंडेंट के द्वारा। तो जो इस केस की प्रेजेंट प्रोसीडिंग है, इसके लिए एसेंशियल था कि पर्सन जिसके ऊपर नोटिस इशू किया गया था, स्टैट्यूटरी नोटिस 15 दिन का डिमांड नोटिस इशू किया गया था, उसको अप्रोप्रिएट रिप्लाई उसका करना चाहिए था। जो पर्सन कंसर्न्ड है उसको क्लैरिफाई करना चाहिए था उसका स्टैंड कि जब भी उसके इफ ही हैज, अगर उसके पास अनइम्पीचेबल, क्लियर और क्लिस्टर अनइम्पीचेबल एविडेंस है, इन कंट्रोवर्टेबल मटेरियल है, उसको स्टेब्लिश करने का कि उसका कोई रोल नहीं है कंपनी के अफेयर्स में, या उसका कोई रोल नहीं था जब भी उसने चेक इशू किया या ऑफेंस कमिट हुआ, तो उसको ये चीज अपने नोटिस में हाईलाइट करनी चाहिए थी, जो कि फाउंडेशन थी केस की। अगर डायरेक्टर अपने अगेंस्ट प्रोसीडिंग क्वैश करना चाहता है इस ग्राउंड के ऊपर कि सिर्फ कंप्लेंट में ये लिख देने से कि वो रिस्पॉन्सिबल है, इसमें उसका कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होता। अगर वो रियली कंसर्न नहीं है इशुएंस ऑफ चेक को लेके, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल एविडेंस, एक्सेप्टेबल सब्सटेंशियल एविडेंस देना पड़ेगा, और ये स्टैंड वो अपना ट्रायल में कर सकती है। विकारियस लाइबिलिटी है वो इन्फर्ड करी जा सकती है फर्म के अगेंस्ट, अगर स्पेसिफिकली कंप्लेंट में, हमने लास्ट एक वीडियो में जजमेंट में ये देखा था कि अगर स्पेसिफिकली कंप्लेंट में ये मेंशन है फर्म के पार्टनर का, तो वो जो इन्फ्रेंस है वो ड्रॉन किया जा सकता है। इस इन्फ्रेंस को अनइम्पीचेबल सब्सटेंशियल एविडेंस के तौर पे अक्यूज्ड उसको रिबट कर सकता है। तो इसकी अगर दिस वुड मेक देम लायबल टू फेस द प्रोसिक्यूशन, अगर कंप्लेंट में एवरमेंट दिया गया है, कंप्लेंट में ये असर्शन दी गई है कि वो लायबल था, तो ये उसको प्रोसिक्यूशन फेस करने के लिए लायबल बनाता है, बट उसको ऑटोमेटिकली कन्विक्ट नहीं करता है। कन्विक्ट होने के लिए या कन्विक्शन से बचने के लिए अक्यूज्ड को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ये बर्डन है, या जो भी ऑफिसर इंचार्ज है ऑफ द कंपनी उसके ऊपर ये बर्डन है, वो अपना बर्डन शिफ्ट करे और ये शो करे कि जब ये ऑफेंस कमिट हुआ था तो उसका कंपनी के अफेयर से या कंपनी से कोई या फर्म से कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील अलाउ की और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को उसको सेट असाइड किया। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।